सोचो अगर हम अपने घर का कचरा घर से बाहर ही ना फेंकें और उसे घर के एक कोने में ही इकट्ठा करते चले जाएं। महीने भर बाद क्या होने वाला है? तो बहुत बदबू हो जाएगी, कीड़े मकोड़े पनपने लगेंगे और वहां पे रहने तक की जगह नहीं बचेगी। ठीक उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी भी अपने वेस्ट को अपनी बॉडी में ही इकट्ठा करती रहे और उसे बाहर एक्सक्रीट आउट ना करे, तो हमारी बॉडी का भी इससे भी भयानक हाल होने वाला है। तो हम आज पढ़ेंगे एक्सक्रीशन टॉपिक को बड़े ही इंटरेस्टिंग तरीके से। तो चलो एक्सक्रीशन टॉपिक को डिकोड करते हैं। अब एक्सक्रीशन को समझने से पहले बच्चों का एक कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगी, एक्सक्रीशन वर्सेस इगेशन। इगेशन में क्या फर्क होता है? हमने डाइजेशन वाले चैप्टर में भी वेस्ट को बाहर निकाला ही था ना। तो बेटा इगेशन वो होता है जिसमें हम जो खाना खाते हैं और जो खाना अनडाइजेस्टेड रह जाता है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको हम सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में यानी कि पॉटी की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। लेकिन एक्सक्रीशन में ऐसा नहीं होता। एक्सक्रीशन में हमारी बॉडी के अंदर ही वेस्ट बनता है, जैसे हमारे सेल्स बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस कर रहे हैं, उनके बाद कुछ वेस्ट निकल के आ रहा है। ऐसे जब प्रोटीन टूटती है, जो मेन वेस्ट है, डेंजरस वेस्ट जो हमें निकालना है, वो प्रोटीन्स के टूटने पर बन रहा है। प्रोटीन के टूटने पर बनता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया। इन सबको हमें बाहर निकालना है ना। और वो हम किसकी फॉर्म में बाहर निकालते हैं? यूरिन, पेशाब के रास्ते हम उसको बाहर निकालते हैं और उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इस वेस्ट को निकालेंगे कैसे बॉडी में? ऐसा क्या है बॉडी में जो कि इस वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है? तो हमारी बॉडी इतनी ज्यादा अमेजिंग है कि उसके अंदर अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए हैं। जैसे हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ा रेस्पिरेशन के लिए, ऐसे ही हम एक्सक्रीटरी सिस्टम को पढ़ेंगे इस एक्सक्रीशन के लिए, जो कि एक अलग डिपार्टमेंट होता है बॉडी का वेस्ट बाहर निकालने के लिए। अब उस एक्सक्रीटरी सिस्टम में मैडम क्या क्या होता है? तो जैसे उसमें आती है आपकी सबसे मेन हेड ऑफिस है आपका किडनीज का। तो आपकी 2 किडनीज होती हैं। और क्या होता है इसमें? तो किडनीज के अंदर आपका यूरिन बनता है। अब उसको बाहर भी तो निकालना है, तो सबसे पहले उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे हम किसकी हेल्प से? यूरेटर की हेल्प से। तो 2 यूरेटर निकलते हुए आते हैं पाइप, उसमें से वो उस यूरिन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। किसमें करते हैं? बाहर निकाल देते हैं? नहीं, पहले वो स्टोर रहेगा टेम्परेरी। किसमें? यूरिनरी ब्लैडर में। अब यूरिनरी ब्लैडर में उसको स्टोर करने की क्या जरूरत है? इस वेस्ट को भी हम स्टोर करके रखेंगे? कोई स्टोर हाउस है क्या वो? नहीं बेटा। एक बात बताओ, पूरी किडनी काम कर रही है पूरे दिन में? अगर किडनी काम करेंगी और पूरे यूं ही ऐसे डायरेक्ट बाहर निकाल देंगी यूरिन को, तो पूरे दिन वॉशरूम में ही बैठे रह जाओगे। इसलिए उसको थोड़ी देर के लिए पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोल रहे हैं, उसमें उसको स्टोर करना जरूरी होता है, ताकि आपको बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत ना पड़े। जैसे ही वो यूरिनरी ब्लैडर फुल हो जाता है, तो वो आपके ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि बेटा जा, सुसु आ रही है, अब फुल हो गया है, अब कंट्रोल नहीं हो जाएगा वरना फट जाएगा। समझ में आई मेरी बात? तो चलो अब उसके बाद वो जाता है यूरेट्रा में। यूरेट्रा से होते हुए वो चल बाहर निकल जाता है, चल निकल बाहर। ठीक है, इस तरीके से यूरेट्रा उसको टाटा बाय बाय कर देता है। अब इतना जो हम इसको आसान सोच रहे हैं, जितना आसानी से मैंने ये बताया, ये तो सिर्फ इंट्रोडक्शन था। इतना आसानी होता नहीं है। ऐसा क्या होता है किडनीज के अंदर, उस मेन ऑफिस के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसकी मदद से वो यूरिन बन रहा है? उसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं और उस प्रोसेस को हम देखने वाले हैं। तो चलो किडनी के अंदर चलते हैं। अब किडनीज के अंदर होते हैं लाखों एम्प्लॉइज जो कि उस यूरिन को बनाने में हेल्प कर रहे हैं। कैसे एम्प्लॉइज? हम तो नहीं जानते किसी एम्प्लॉय को। तो नेफ्रॉन नाम के एम्प्लॉइज होते हैं। अब एक और कंफ्यूजन बच्चों को होता है, नेफ्रॉन वर्सेस न्यूरॉन। बेटा न्यूरॉन ब्रेन की फंक्शनल यूनिट है और नेफ्रॉन किडनी की फंक्शनल यूनिट है। तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना। समझ में आई मेरी बात? तो चलो नेफ्रॉन मिलकर करेंगे ये सारा काम यूरिन बनाने का। तो किस तरीके से ये बनाएंगे? चलो नेफ्रॉन के अंदर चलते हैं। अब एक बात और, एक किडनी के अंदर 10,000 नहीं 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं और 2 किडनी के अंदर कितने हो गए? 20 लाख नेफ्रॉन्स। तो समझ में आ गई कितने सारे नेफ्रॉन है, तो कितना यूरिन बनाएंगे वो भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर को जानने से पहले थोड़ी सी चाय पे चर्चा कर लेते हैं। चाय पे चर्चा? यस। तो जैसे मम्मी चाय बनाती हैं तो कप रखती हैं, उसके बाद चल्ली रखती हैं और चाय छानती हैं। तो चाय छानती क्यों है? क्योंकि उसकी जो चाय पत्ती है उसको थोड़ी ना पी जाओगे। तो चाय पत्ती उसने अपना कलर का काम कर दिया, टेस्ट का काम कर दिया, अब उसको तो बाहर फेंकना है, तो वो चल्ली में ही रह जाती है और बाकी की जो चाय होती है वो आपकी कप में आ जाती है। उसी तरीके से आपका नेफ्रॉन का ही कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, एक वोमेन्स कैप्सूल नाम का कप होता है और एक ग्लोमेरुलस नाम की आपकी चलनी होती है, जो कि बंच ऑफ कैपिलरीज होती है ग्लोमेरुलस,
उसमें होके आपका ब्लड छनता है और उसके जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, वो उसी ग्लोमेरुलस में अटके रह जाते हैं। और जो आपका ब्लड होता है, बाकी का जो वेस्ट होता है, उसमें वेस्ट भी है आपका, पर न्यूट्रिएंट्स भी है, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स हैं, वो भी उसमें छन के नीचे आ जाते हैं। किसमें? वुमेन्स कैप्सूल में। अब एक बात समझो, आप क्या करते हो, जो चलनी में छन के आया है उसको तो फेंक देते हो, लेकिन कप वाला आप पी जाते हो। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, जो कप वाला है उसको फेंकेंगे बॉडी से बाहर यूरिन पेशाब की फॉर्म में, लेकिन जो चलनी में छन के आया है वो तो ब्लड को चाहिए, तो वो ब्लड में हम भेज देते हैं, भाई तू जा। लेकिन जो भी नीचे छन के गया है उसमें भी हमें बहुत कुछ माल बटोरना बाकी है बेटो, क्योंकि उसमें क्या है, हमने बहुत सारा ग्लूकोज, एमिनो एसिड, जिसको हमने डाइजेस्ट करके अपनी बॉडी में लिया था। हमारी बॉडी इतनी बेवकूफ नहीं है कि उसको यूरिन के फॉर्म में बाहर निकाल देगी, वो चाहिए भाई बॉडी को, तो वो उसको अभी क्या करेगी, आगे लेके रीअब्सॉर्ब करेगी, और उसको हम पढ़ेंगे पीसीटी में। अब ये पीसीटी क्या बला है ये समझाओ हमको पहले। तो बेटा पीसीटी एनसीईआरटी की लैंग्वेज में होता है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन जितिशा के पूकी डिकोड्स की डिक्शनरी में उसको बोलते हैं प्रोटेक्टिव केयर टेकर। प्रोटेक्टिव केयर टेकर ऐसे कैसे? क्योंकि देखो बेटा, जब ग्लोमेरुलस से जब छन के आया था वुमेन्स कैप्सूल में, वो वाटर कहाँ है, वो तो यूरिन है बेटा, अभी यूरिन बना नहीं है, वो अभी वो ऐसा पानी है जिसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी प्रेजेंट है। वेस्ट तो प्रेजेंट है ही, यूरिया तो प्रेजेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ उसमें अभी बहुत सारा आपके न्यूट्रिएंट्स भी आ गए हैं, अब उनको बाहर निकालना अभी जरूरी है। तो उसको पीसीटी चिल्ला के कह रहा है बॉडी को, ये क्या कर रहे हो तुम लोग, बॉडी के इंपोर्टेंट ग्लूकोज जो हमने डाइजेशन में लिए थे, हमने स्टार्च को तोड़ के ग्लूकोज बनाया था, प्रोटीन को तोड़ के एमिनो एसिड्स बनाए थे, उनको तुम ऐसे ही यूरिन के रास्ते बाहर निकाल दोगे? पागल हो गए हो क्या तुम लोग? और इतना सारा पानी, भाई इतना सारा पानी, इतना सॉल्ट बॉडी से बाहर निकाल दोगे तो बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो जाएगी? तो वो बहुत चिल्लाता है और वो बोलता है अब मैं ही कुछ करता हूँ। तो वो क्या करता है बेटा, रीएब्जॉर्प्शन करता है। क्या करता है? रीएब्जॉर्प्शन। पर ऐसा वैसा रीअब्जॉर्प्शन नहीं होता, वो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करता है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन क्यों बोला? क्योंकि बेटा वो अभी सारा का सारा रीअब्जॉर्ब नहीं करवा सकता, क्योंकि उसके अंदर वेस्ट भी तो है। तो वो अच्छी अच्छी चीजें जैसे ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, उनका वो क्या करवा देता है, दोबारा से ब्लड में एब्जॉर्प्शन करवा देता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। ठीक है, दोबारा से जा रहा है ना वो ब्लड में, इसलिए उनको री बोल रहा है, वापस भेज रहा है वो। इस वजह से वहां पे सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन वो पीसीटी आपका करवा देता है और वो आगे भेज देता है उसको लूप ऑफ हेनले में। अब लूप ऑफ हेनले में जाता है तो देखो उसमें से ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स पीसीटी ने बाहर निकलवा दिए, और जितना हो सकता था पानी भी उसने खींच लिया था, सॉल्ट्स भी उसने खींच लिए थे, लेकिन पानी और सॉल्ट वो पूरे तरीके से नहीं खींच पाया था। इस वजह से लूप ऑफ हेनले फिर से चिल्लाता है कि भाई पानी की कमी करनी है क्या बॉडी में, इतना सारा पानी क्यों बहा रहे हो, वैसे ये पानी नहीं पीता, पूरे दिन सोता ही रहता है, रील्स देखता रहता है, अब इसके अंदर पानी की भी कमी हो जाएगी तो हम क्या करेंगे? तो वो उसके अकॉर्डिंग बॉडी को अगर पानी की जरूरत होगी तो वो पानी को और एब्जॉर्ब करवा लेता है, लेकिन अगर बॉडी को पानी की जरूरत नहीं है, उसमें वो बढ़िया पानी पी रहा है बंदा, होशियार बंदा है, तो वो कहता है कि चलो कोई बात नहीं, यूरिन के रास्ते इसको जाने दो, ठीक है, वेस्ट है ये बॉडी का, इतना पानी भी बॉडी को नहीं चाहिए। तो इस तरीके से वहां पे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में उसको भेज दिया जाता है। अब ये डीसीटी क्या वाला है? तो बेटा एनसीईआरटी की लैंग्वेज में डीसीटी को बोलते हैं आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लेकिन जितिशा की डिक्शनरी में इसको बोलते हैं डबल चेक टीम। डबल चेक टीम, हाँ बेटा, तो उसका ब्लड की चेकिंग होती है डबल, उसको चेक करते हैं कि इसमें सफिशिएंट अमाउंट में, मेरे अंदर जो पानी आया है इतना सारा पानी क्यों बॉडी से बाहर निकालो भाई, फिर से रीअब्जॉर्प्शन करवाते हैं। लेकिन अगर बॉडी को नीड होती है तभी, अब बॉडी को अगर सॉल्ट्स और वाटर की नीड होती है तो उसमें रीअब्जॉर्प्शन करा दिया जाता है, लेकिन अगर बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट पर रीअब्जॉर्प्शन हो चुका है तो फिर वो पानी और उसका रीअब्जॉर्प्शन नहीं करवाते और उसको आगे पास होने देते हैं। यहाँ पे आपकी डबल चेकिंग हुई थी, लेकिन एकदम से उसकी नजर पड़ती है उस आर्टरी में जिसमें से आपका ब्लड होके जा रहा था, और वो बोलता है हे भगवान, हमने इतनी मेहनत करी, इतना यूरिन बनाया, लेकिन अभी इसमें ये टॉक्सिन्स कैसे घूम रहे हैं, कुछ हाइड्रोजन आयंस, कुछ पोटेशियम आयंस और इतने सारे मेडिसिन के टॉक्सिन्स इस ब्लड में अभी तक कैसे घूम रहे हैं, इनको भी यूरिन के रास्ते बाहर निकालो जल्दी से। तो वो क्या बोलता है कि ट्यूबुलर सीक्रेशन करो, मेरे अंदर जल्दी से फेंको इनको। तो वो क्या करती है, आर्टरी से टपकते टपकते वो डीसीटी में टपक जाती हैं और उसी को हम बोलते हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। समझ में आ गई मेरी बात? जब वो अपने अंदर से उसको ब्लड में भेज रही थी तो बोल रहे थे रीएब्जॉर्प्शन, क्योंकि ब्लड में वो फिर से एब्जॉर्ब हो रहा था,
लेकिन अभी ब्लड में से उस चीज को बाहर निकाला गया तो उसको बोल रहे हैं ट्यूबुलर सीक्रेशन। और देखो बेटा एक चीज और मिस हो गई, आपकी जब स्टार्टिंग में चलनी से छाई छनके आई थी उसको हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं आपके एक्सक्रीशन के। और अब इसको हम भेज देंगे कलेक्टिंग डक्ट में, जो कि आपकी काफी सारी नेफ्रॉन्स को एक साथ जोड़ती है। एक गाड़ी वाला आता है और उठा के ले जाता है, तो एक कॉलोनी में आता है ना पूरी में, तो काफी सारे घर होते हैं। उसी तरीके से नेफ्रॉन की वो एक कॉलोनी होती है। कलेक्टिंग डक्ट काफी सारी नेफ्रॉन का वेस्ट एक साथ अपने अंदर कलेक्ट करके लेकर जाती है। अब वो किडनी से बाहर निकलता है, जो मैंने बताया, वो यूरेटर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, फिर यूरेट्रा उसको बोलेगा चल निकल बाहर। और इस तरीके से हमारा एक्सक्रीशन वाला प्रोसेस हो जाता है। लेकिन सोचो अगर ये किडनी काम करना ही बंद कर दें तो उसको क्या बोलेंगे? किडनी फेलियर। और यहाँ पे आपका साइंस खत्म नहीं होती, यहाँ पे साइंस आपके लिए आई आर्टिफिशियल किडनी, और उन्हीं को हम बोलते हैं डायलिसिस। अब जो आपका किडनी जिनकी खराब हो जाती है, या तो एक किडनी काम करती है, एक किडनी खराब हुई तो दूसरी किडनी काम कर जाती है, लेकिन अगर दोनों किडनी खराब हो जाती हैं तो बॉडी करवाती है डायलिसिस, जिसमें आपकी बॉडी के ब्लड को बाहर निकालते हैं। उसमें बिल्कुल बॉडी जैसा ही कंसंट्रेशन रखा जाता है, उसमें से आपका फिर वो क्या करता है, वेस्ट को बाहर निकाल लेते हैं। मशीन्स के थ्रू आपका क्या करा जाता है, एक आर्टिफिशियल किडनी बनाई जा रही है, और उसमें आपका उस वेस्ट को बाहर निकाल के उसको फिर ब्लड को फिर से बॉडी के अंदर चढ़ाया जा रहा है। इस तरीके से आपका वेस्ट बॉडी से बाहर निकाला जा रहा है। लेकिन बेटा जो आर्टिफिशियल किडनी है, वो जो नेचुरल किडनी है उसकी तो कंपेयर नहीं कर सकती ना, उसका तो रिप्लेसमेंट नहीं है। उसका रिप्लेसमेंट सिर्फ एक ही है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें जो करवा सकता है, जिसको किडनी मिल जाती है तो वो अपना किडनी ट्रांसप्लांट करवा लेता है और वो अपनी उस किडनी से जीता रहता है। लेकिन जिसको किडनी नहीं मिलती वो अपना डायलिसिस के थ्रू अपनी जिंदगी को गुजारता है, लेकिन कुछ साल ही उसको मिल पाते हैं। डायलिसिस की हेल्प पे वो अपनी पूरी लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकता, और वो उसको कुछ साल ही लाइफ के मिल पाते हैं। तो किडनी हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। समझ में आई मेरी बात? अगर आपको इस डायलिसिस वाले प्रोसेस को डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उस पर वीडियो अलग से बना दूंगी।